विद्यार्थियों, हमने कल साइलोटम के प्रारंभिक लक्षणों के बारे में कुछ जनरल बातें, फिर उसकी एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा था और उसके पश्चात उसमें रिप्रोडक्शन किन विधियों से होता है उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि उसमें जो जनन है वो या तो वेजिटेटिव होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो गैमी द्वारा और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पोर्स द्वारा होता है। अब आज हम इसका पूरा लाइफ साइकिल पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से होते हुए वापस स्पोरोफाइट में वो कन्वर्ट होता है। मैं डॉक्टर पी.के. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी। हम आज के हमारे इस लेक्चर में साइलोटम की लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे, लेकिन उस पर जाने से पहले एक बार क्विकली हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन को एक बार दोबारा देख लेते हैं कि ट्रैकियोफाइटा, साइलोप्सीडा, साइलोफाइटिनी, देन साइलोटेल्स, साइलोटेसी और देन जेनेरा साइलोटम। जैसा कि मैंने आपको कल बताया, दो इसमें स्पीसीज़ मुख्य रूप से डिस्कवर की गई है। एक तो है साइलोटम न्यूडम जो कि इंडिया में मिलती है, भारत में मिलती है, और एक है साइलोटम फ्लैसिडम जो कि भारत में नहीं मिलती है, लेकिन वो कुछ आइलैंड हैं ट्रॉपिकल जैसे जावा, वहाँ ये पाई जाती है। और साथ ही वो जो साइलोटम फ्लैसिडम है वो एक एपिफिटिक जाति है जो कि ट्री के ट्रंक्स पर पाई जाती मिलती हैं। एक बार उसकी जो एक्चुअल मॉर्फोलॉजी है उसको भी आप केवल एक बार देख लीजिए। प्लांट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक भूमिगत तना है जिसको राइजोम कहते हैं, जिसके ऊपर राइजोइड्स निकले हुए हैं और उन राइजोइड्स के द्वारा ही वो सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ है। साथ ही उन राइजोम से एक एरियल ब्रांच निकली हुई है। दोनों की दोनों यानी एरियल ब्रांच और राइजोम दोनों के दोनों है वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं। और जो एरियल ब्रांच है उसके ऊपर हम पाते हैं कि सिनेंजियम मिलता है, जैसा कि अपन ने कल पूरी बात की थी इस साइलोटम के लिए ना। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्पोरेंजियम के डेवलपमेंट से। जो स्पोरेंजियम है उसका डेवलपमेंट यू स्पोरेंजियम टाइप का होता है। कल भी अपन ने इसके ऊपर चर्चा की थी कि जब एक अकेली कोशिका, ध्यान रखिए, एक अकेली कोशिका पूरे स्पोरेंजियम का निर्माण करती है तो हम उसको लेप्टोस्पोरेंजियम टाइप ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन जब एक कोशिकाओं का समूह यानी एक से ज़्यादा कोशिकाएं हों और वो आरंभिक कोशिकाएं बने तथा पूरे स्पोरेंजियम का निर्माण करें तो हम उसको यू स्पोरेंजियम टाइप ऑफ स्पोरेंजियम डेवलपमेंट कहते हैं। साइलोटम में यू स्पोरेंजियम प्रकार का मिलता है, बल्कि यूँ कहें कि नॉन फर्न जितने भी हैं उन सब में यू स्पोरेंजियम प्रकार का मिलता है। और सारे स्पोर्स हैं वो एक जैसे हैं, साइज में, शेप में। हमने उनका नाम रख दिया कि ये होमोस्पोरस हैं। और ये अपन ने डिफरेंट उसकी स्टेज कल पढ़ी थी कि किस तरह से एक इनिशियल सेल का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इनिशियल्स हैं, वो स्पोरेंजियम के निर्माण में भाग लेते हैं। देखिएगा, मल्टी लेयर्ड जैकेट बनती है, अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू बनते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू बाद में स्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है और मियोसिस होकर के प्रत्येक सेल, स्पोर मदर सेल है वो 4 स्पोर्स बनाती हैं। इस तरह से स्पोरोफाइट से अब हैप्लोइड स्ट्रक्चर जिनको अपन स्पोर्स कहते हैं वो बन जाते हैं। प्रत्येक स्पोर्स को यदि आप देखें तो उसमें दो वॉल है, एक मीडियन स्लिट भी है। बाहर वाली वॉल को अपन एक्सोस्पोर कहते हैं, अंदर वाली जो वॉल है उसको हम एंडोस्पोर कहते हैं। और बीच में देखिए आप एक मीडियन स्लिट इसमें आपको नज़र आ रही है ना। अब हम इस स्पोर के जर्मिनेशन की बात करेंगे। ये स्पोर जर्मिनेट होता है। विद्यार्थियों, साइलोटम में स्पोर्स के लिबरेशन यानी बाहर निकलने के पश्चात लगभग 3 से 4 महीने तक यह आधार पर पड़ा रहता है और उसके बाद ये स्पोर जर्मिनेट होता है। और जर्मिनेट होकर के जो संरचना बनती है उसको हम गैमेटोफाइट कहते हैं, क्योंकि ये संरचना ही अब गैमेट का निर्माण करेगी। या हम इन्हें प्रोथेलस कहते हैं क्योंकि थैलस से पहले की ये अवस्था है प्रोथेलस, उसको अपन कहते हैं।
साइलोटम का प्रोथेलस है वो देखिए मोनोसियस होता है। इसका मतलब यहाँ पर एंथिडियम और आर्किगोनियम दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन एक ही प्रोथेलस पर डेवलप होंगे, अलग अलग पे डेवलप नहीं होते हैं। अलग अलग होता है उसे हम डायोसिस कहते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोथेलस है वो मोनोसियस है, सबटेरेनियन है। सबटेरेनियन का मतलब इसका कुछ भाग जो है वो नीचे मिट्टी में धंसा हुआ है। डाइकोटोमसली लोब्ड हैं, जैसे राइजोम था, जैसे एरियल ब्रांचेस थी, उसी तरह से ये भी डाइकोटोमसली लोब्ड होता है। सेल्स हैव एंडोफिटिक माइक्रोराइजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर देखिएगा। ये जो साइलोटम है, इस साइलोटम का गैमेटोफाइट ध्यान रखिएगा खुद अपना भोजन नहीं बनाता है। इसका अर्थ ये हो गया कि ये भोजन के लिए दूसरी चीज़ों पर निर्भर है। तो इसमें एंडोफिटिक माइक्रोराइजा है वो इनकॉर्पोरेट कर जाती हैं, या सेल्स के अंदर वो प्रवेश कर जाती हैं, माइक्रोराइजा या फंगल जिसको कहते हैं फंजाई। और वो जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनका पाचन करवा करके और इस गैमेटोफाइट को पोषण उपलब्ध करवाती हैं। तो ये जो इसका न्यूट्रिशन का मोड है वो सेप्रोफिटिक है, ध्यान रखिएगा, न कि ऑटोट्रॉफिक है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो पूरा गैमेटोफाइट जर्मिनेट होता है, स्पोर जर्मिनेट होता है और गैमेटोफाइट बनता है, इस प्रोसेस को यदि अपन एक बार डायग्रामेटिकली देखें तो आप पाएंगे कि सबसे पहले स्पोर की जो एक्सोस्पोर है वो फूलती है और फूल करके वो क्रैक हो जाती है। क्रैक होने पर जो एंडोस्पोर है वो प्रोट्रूड आउट होती है, एक ट्यूब के रूप में, एक वेसाइकल के रूप में बाहर निकलती है। ये देखिएगा इस तरह से वेसाइकल के रूप में बाहर निकलती है और निकलने के बाद ये शेष पार्ट से कट ऑफ हो जाती है। और कट ऑफ होने के बाद इसमें अब एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। उस ट्रांसवर्स डिवीजन से एक बेसल सेल बन जाती है और एक अपर सेल बन जाती है। अपर सेल में फिर एक दूसरे के लॉन्गिट्यूडनल पर या एक दूसरे के क्रॉस पर या एक दूसरे के ऑब्लिक डिवीजन होते हैं और उस डिवीजन से एक ऊपर की ओर एपिकल सेल बन जाती है। अब जो बेसल सेल है वो सारा जो पोर्शंस होता है उसका निर्माण करती है। पर्टिकुलरली यह निर्माण जो है वो राइजोइड्स का और इन सब जो लोअर पोर्शंस है उसका निर्माण करती हैं, जबकि एपिकल सेल पूरे इस प्रोथेलस का या इस गैमेटोफाइट का निर्माण करती हैं। ये जो एपिकल सेल है ये डिवाइड एंड रीडिवाइड होकर के एक लोब्ड स्ट्रक्चर बना लेती हैं। कभी कभी इसको अपन फिलामेंटस स्ट्रक्चर भी कह देते हैं और इससे खूब सारे राइजोइड्स निकले हुए हैं और इसकी सरफेस के ऊपर आप पाएंगे कि एंथिडियम एवं आर्किगोनियम आपको मिलते हैं। एंथिडियम इसमें उभरे हुए होते हैं, आर्किगोनियम का नेक का थोड़ा सा भाग बाहर निकला रहता है, बाकी सारा पोर्शन धंसा हुआ रहता है। और इसमें आपको देख रहे हैं जो डार्क कलर में स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं वो सब एंडोफिटिक माइक्रोराइजा है। और ये देखिएगा एंथिडियम इसमें बाहर की तरफ आपको निकला हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि आर्किगोनिया में केवल एक आपको नेक का थोड़ा सा पोर्शन निकला हुआ ये दिखाई दे रहा है। अब हम इस पर बात करते हैं दोनों प्रकार के जो सेक्स ऑर्गन हैं उनका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो आर्किगोनियम और एंथिडियम दोनों जो हैं वो इसी एक ही प्रोथेलस पे बन रहे हैं। इसका मतलब ये उभयलिंगाश्रयी है। एंथिडियम की डेवलपमेंट की अपन बात करें तो कोई भी कोशिका सामान्यतः जो मार्जिन के ऊपर है, लेकिन वैसे कोई भी कोशिका एंथिडियल इनिशियल के रूप में कार्य कर सकती है। और एंथिडियल इनिशियल के रूप में वो कार्य करती है, उसमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है यानी पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। ऊपर की ओर एक सेल बनती है जिसको अपन जैकेट इनिशियल कहते हैं और नीचे की ओर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बनती है। जो जैकेट इनिशियल है अब उसमें आगे पेरिक्लिनल डिवीजन नहीं होते हैं, केवल एंटीक्लिनल डिवीजन होते हैं और 8 से 10 कोशिकाएं बन जाती हैं। पेरिक्लिनल डिवीजन नहीं होने का मतलब ये हो गया कि अब ये सिंगल लेयर थिक ही रहेगी। तो जो बनने वाला एंथिडियम होता है उस एंथिडियम के चारों तरफ ये जो जैकेट है वो एक कोशिकीय मोटी ही होती हैं, उसमें 8 से 10 कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स हैं इनमें बार बार डिवीजन होता है, सभी प्लेन्स में डिवीजन होता है और ये सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड होकर के खूब सारी सेल्स बना लेती हैं और इनको अपन अब एंडोगोनियल सेल कहते हैं, सेल्स कहते हैं। एंडोगोनियल सेल्स अब धीरे धीरे आपस में अलग होने लगती हैं और ये पहले एंड्रोसाइट्स बनाती हैं।
एंड्रोसाइट्स बाद में एंथेरोजोइड मदर सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं और प्रत्येक एंथेरोजोइड मदर सेल, इसकी संख्या लगभग इसमें 512 तक हो जाती है, 256 से 512 तक हो जाती हैं और प्रत्येक एंथेरोजोइड सेल अब मेटामॉर्फाइज्ड होती हैं। ध्यान रखिएगा, डिवीजन नहीं होता है, मेटामॉर्फाइज्ड होती हैं, कायांतरित होती हैं। किसमें? एंथेरोजोइड्स के अंदर। वो एंथेरोजोइड्स में ये कायांतरित हो जाती हैं, जो कि मल्टीफ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार यदि हम आर्कीगोनियम की बात करें तो आर्कीगोनियम का निर्माण भी इस प्रोथेलस की सरफेस की कोई भी सेल इसका निर्माण कर सकती है, लेकिन मोस्टली यह भी मार्जिन पर ही डेवलप होता है। वह कोशिका जो आर्कीगोनियम बनाएगी, हमने उसका नाम रख दिया आर्कीगोनियम इनिशियल सेल। इस कोशिका में पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, ऊपर की ओर एक नेक इनिशियल या प्राइमरी नेक सेल्स बन जाती हैं और नीचे की ओर है वो सेंट्रल सेल बनती हैं। जो प्राइमरी नेक सेल है उसमें फिर डिवीजन होता है और उसमें 4 से 6 कोशिका लंबी नेक बन जाती है, जबकि जो सेंट्रल सेल है उसमें डिवीजन होने से 2 सेल बनती हैं, एक प्राइमरी नेक कैनाल सेल और दूसरी प्राइमरी वेंटर सेल। प्राइमरी नेक कैनाल सेल है, उसमें विभाजन होने से नेक कैनाल सेल बनती है। ध्यान रखिएगा, नेक कैनाल सेल बनती है और नेक कैनाल सेल में जो साइलोटम है उसके नेक कैनाल सेल की खास बात यह है कि यहाँ पर एक ही कोशिका है लेकिन उसमें न्यूक्लियस 2 होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो गया न्यूक्लियस का, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। सो कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। तो एक ही कोशिका के अंदर 2 केंद्रक अपने को दिखाई देते हैं और ये 2 कोशिकीय एक कोशिका है जिसमें 2 केंद्रक हैं और नेक कैनाल सेल होती है। इसके ठीक नीचे जो प्राइमरी वेंटर सेल थी वो डिवाइड होकर के एक ये वेंटर कैनाल सेल बना लेती है और उसके ठीक नीचे एक एग सेल बन जाती है। सो पूरे जो इस आर्कीगोनियम की स्ट्रक्चर की अपन बात करें, इस पूरे आर्कीगोनियम के स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर की ओर नेक सेल हो गई। नेक सेल में 5 से 7 कोशिकाएं होती हैं। अंदर की तरफ हम बात करें तो एनसीसी है, यानी नेक कैनाल सेल है, उसमें कोशिका वो एक है लेकिन उसमें केंद्रक 2 होते हैं। उसके नीचे वेंटर कैनाल सेल है और सबसे नीचे एग सेल है। इस तरह से करके और ये आर्कीगोनियम बन जाता है। आर्कीगोनियम की जो 5 से 7 नेक कोशिका मोटी जो नेक है उसमें से ऊपर की 2-3 कोशिकाएं बाहर निकली रहती हैं उस प्रोथेलस से, बाकी सारा पोर्शन है वो प्रोथेलस में धंसा रहता है। जबकि एंथीडियम है वो एक स्टॉक्ड स्ट्रक्चर था और उसका पोर्शन जो पूरा का पूरा पोर्शन है वो उभरा हुआ रहता है इस प्रोथेलस के ऊपर। नाउ फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। देखिए, पूरे टेरिडोफाइटा कोई सा भी मेंबर हो, सभी टेरिडोफाइट्स के लिए पानी का माध्यम होना अनिवार्य है, तभी निषेचन हो पाएगा, अन्यथा नहीं होता है। तो एंथेरोजोइड्स एंथीडियम से बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के ये पानी में स्विम करते हैं, तैरते हैं। जो आर्कीगोनियम है उस आर्कीगोनियम की का जो नेक का थोड़ा पोर्शन जो बाहर निकला हुआ है उसकी कोशिकाएं मोटी भित्ति वाली हो जाती हैं। मोटी भित्ति वाली हो जाने से वो उनमें खिंचाव होता है और वो फट जाती हैं। उनके फट जाने से जो नीचे 2-3 कोशिकाएं और बच गई हैं नेक की, वो एक्सपोज्ड हो जाती हैं। इसी समय एनसीसी और वीसीसी अपघटित होती हैं और एग डायरेक्टली एक्सपोज्ड हो जाता है। एंथेरोजोइड्स जो पानी में तैर रहे होते हैं वो इस एग सेल के पास पहुंचते हैं और एग सेल के साथ फ्यूज होकर के जाइगोट बना लेते हैं। तो पानी का माध्यम होना बहुत ज़रूरी है और एग सेल अब फ्यूज होने के बाद कहलाएगी जाइगोट। यहाँ हमने इस चित्र के अंदर, इसमें आप समझ सकते हैं, देखिएगा ये आर्कीगोनियल नेक बनाई है। इस आर्कीगोनियल नेक के पास में ये शॉर्ट सेगमेंट है, देखिएगा ये आर्कीगोनियल नेक है और ये जाइगोट है। जाइगोट में इमीडिएट ही विभाजन शुरू हो जाता है। विभाजन होने से पहला अनुप्रस्थ विभाजन होता है। ऊपर की ओर जो सेल बनती है उसको अपन बोलते हैं एपीबेसल और एक नीचे की ओर बनती है हाइपोबेसल सेल। हाइपोबेसल सेल में अब विभाजन और होता है और वो 2 से 4 कोशिकाएं बन जाती हैं
और 2 से 4 जो कोशिकाएं बनी हैं ये सब फुट का निर्माण करती हैं। और फुट थोड़े समय पश्चात और लोब्ड स्ट्रक्चर होकर के यह जो प्रोथेलस होता है उस प्रोथेलस से चूसकांक के रूप में भोजन को अवशोषित करता है, भोजन का चूषण करता है। जो इपीबेसल सेल्स थी उन इपीबेसल सेल में विभाजन फिर होता है और इपीबेसल सेल्स डिवाइड एंड रीडिवाइड होकर एक एपिकल सेल बना लेती हैं। एपिकल सेल अब लगातार विभाजित होकर के और पूरा शूट एपेक्स बनाती हैं। जो आर्कीगोनियम के चारों की जो सेल्स थीं वो कैलिप्ट्रा का निर्माण कर लेती हैं। उस कैलिप्ट्रा को तोड़ करके और ये शूट एपेक्स बाहर निकलता है और धीरे धीरे ये प्लांट्स के रूप में वृद्धि करते हुए और पूरा स्थापित हो जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैसे यह शूट एपेक्स कैलिप्ट्रा को तोड़ते हुए बाहर आ रहा है और जब फुट चूसकांक के रूप में कार्य करते हुए और प्लांट्स की वृद्धि उसमें दिखाई देती है तो माइकोराइजल फंगस जो होती हैं उनका इन्फेक्शन हो जाता है और वो भोजन के चूषण का कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो ये इसके एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में। फर्टिलाइजेशन के लिए जैसे मैंने आपको बताया पानी का उपस्थित होना अनिवार्य है। ये सभी टेरिडोफाइट्स का एक अनिवार्य या एसेंशियल फीचर है। नाउ यदि हम इस साइलोटम की लाइफ साइकिल को एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन से देखें तो आप इसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देख सकते हैं। साइलोटम का खुद जो प्लांट है वो स्पोरोफाइट है यानी डिप्लॉइड है। उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको सिनेंजियम अपन कह रहे हैं। सिनेंजियम के अंदर स्पोरेंजियम है। स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल है और यहाँ तक का जो पोर्शन है वो सारा का सारा डिप्लॉइड है। अब जो स्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस होता है और मियोसिस हो जाने से स्पोर्स बनते हैं। यहाँ से हैप्लोइड स्टेज शुरू हो जाती है यानी गैमेटोफिटिक जनरेशन शुरू होती है। जो स्पोर्स बना है वो अंकुरित होते हैं, प्रोथेलस बनाते हैं। प्रोथेलस पर दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, एंथीडियम एवं आर्कीगोनियम। एंथीडियम में एंथ्रोजोइड्स बन रहे हैं, आर्कीगोनियम में एग सेल बन रही है। दोनों के फ्यूजन से oospore यानी जाइगोट बन रहा है और जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो फिर वृद्धि करके पूरा प्लांट वापस बना लेता है। तो आप इस तरह से इस चित्र को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें यानी साइलोटम में बहुत ही क्लियर रूप से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। तो इस पूरे प्लांट को यदि ओवरऑल वे में अपन बात करें एक प्रिमिटिव प्लांट है। हालांकि कुछ लक्षण इसमें हमें एडवांस भी देखने को मिले, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था। जो प्लांट है इसमें राइजोम और एरियल ब्रांचेज में हमें साइफोनोस्टील देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ पे स्क्लेनकाइमेटस पिथ डेवलप हो जाती है। तो ये फीचर इसका एक एडवांस फीचर है। बाकी सिनेंजियम इसमें मिल रहा है जो कि एक से अधिक बीजाणुधानियों के फ्यूजन से संरचना प्राप्त हो रही है। ट्राइलोकुलर होता है मोस्टली। इस सिनेंजियम में एक ही प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स अंकुरित होकर के प्रोथेलस बना लेता है। प्रोथेलस पर एंथीडियम और आर्कीगोनियम है। आर्कीगोनियम और एंथीडियम दोनों की चारों तरफ जो जैकेट बन रही है वो सिंगल लेयर थिक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन स्पोरेंजियम में जो लेयर बन रही है वो मल्टी लेयर्ड है। उसके पश्चात एम्ब्रियो में क्लियर पोलैरिटी मिलती है, अर्थात एपिबेसल और हाइपोबेसल सेल क्लियरली नजर आते हैं। हाइपोबेसल सेल फुट पोर्शन का निर्माण करेंगी तो इपीबेसल सेल है वो शूट भाग का निर्माण करते हैं। तो विद्यार्थियों इस तरह से ये हमने साइलोटम के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लांट है और साइलोप्सिडा का मेंबर हमारे सिलेबस में ये एक रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।